नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे वंशानुक्रम और पर्यावरण, जो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, कारक हैं। वंशानुक्रम और पर्यावरण की बात कर रहे थे। वंशानुक्रम क्या है? ये सीधी सीधी बात है कि बालक को जन्म के समय तक जो मिला, जन्म के समय जो मिला वो वंशानुक्रम है, और जन्म के बाद जो मिला वो पर्यावरण होता है। वंशानुक्रम के अंतर्गत हमने बताया कि क्या क्या चीज़ें वंशानुक्रम के अंतर्गत आती हैं। जैसे उसमें प्रजाति हुए, दादा परदादा हुए, माता पिता हुए, रैक हुआ यानी जीन्स हुआ, बुद्धि हुई, अभिक्षमता हुआ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हुई। ये एक तरफ जहाँ वंशानुक्रम के अंतर्गत आती हैं, तो पर्यावरण की तरफ पारिवारिक, ये आपका प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत पारिवारिक पर्यावरण भी आ जाता है। परिवार में स्थान, रोग, चोट, शिक्षा, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करती हैं, जो वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर्गत आती हैं। इस वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अब वंशानुक्रम क्या है? व्हाट इज हेरिडिटी? वंशानुक्रम क्या है, इसकी चर्चा करें। अगर अर्थ की बात करें वंशानुक्रम की, तो सामान्य अर्थ में वंशानुक्रम की बात की जाए तो वंशानुक्रम का तात्पर्य मनुष्य के जन्मजात गुणों से होता है। वंशानुक्रम का तात्पर्य मनुष्य के जन्मजात गुणों से होता है, जिन्हें वह अपने माता पिता से प्राप्त करता है। वंशानुक्रम से तात्पर्य मनुष्य के जन्मजात गुणों से होता है, जिन्हें वह अपने माता पिता से प्राप्त करता है। ये सामान्य सा अर्थ है वंशानुक्रम का। अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो जेम्स ड्रेबर महोदय कहते हैं, डिफिनेशन की बात की जाए तो लिख सकते हो आप, जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। ये जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। ठीक, जो माता पिता के जो शारीरिक और मानसिक गुण हैं वो संतानों में जब पहुंचते हैं, उसी को वंशानुक्रम कहा जाता है, ऐसा जेम्स ड्रेवर का मानना है। पीटरसन की एक डिफिनेशन और हम बात कर सकते हैं। पीटरसन के अनुसार, पीटरसन के अनुसार अगर हम बात करें तो व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से अपने पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है, उसे वंशानुक्रम कहा जाता है। ऐसा पीटरसन का मानना है। पीटरसन ने क्या कहा? व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं, वंशानुक्रम कहा जाता है। ठीक, ये सामान्य सी परिभाषा वंशानुक्रम की होती है। अगर हम अपने अनुसार, हम लोग अपने अनुसार डिफाइन करना चाहें, डिफिनेशन देना चाहें वंशानुक्रम क्या है, तो कह सकते हैं कि वंशानुक्रम से तात्पर्य उन शारीरिक और मानसिक गुण बीजों से होता है जो व्यक्ति अपनी प्रजाति, पूर्वजों और माता पिता से प्राप्त करता है। वंशानुक्रम से तात्पर्य उन शारीरिक और मानसिक गुण बीजों से होता है जो व्यक्ति अपने प्रजाति, पूर्वजों और माता पिता से प्राप्त करता है। ये वंशानुक्रम होता है। ठीक, अब वंशानुक्रम के सिद्धांतों की बात की जाए तो वंशानुक्रम के सिद्धांतों के अंतर्गत हम सबसे पहला सिद्धांत पढ़ते हैं, जीव सांख्यिकी सिद्धांत, जो गाल्टन महोदय का था। दूसरा सिद्धांत था बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, जो बीजमैन महोदय ने दिया था। तीसरा मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत, जिसको हम हाई स्कूल इंटर की किताबों में पढ़ते चले आए हैं। मेंडल का सिद्धांत जो था मटर पर उन्होंने प्रयोग किया था, तो मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत। और फिर है विकासवाद का सिद्धांत, ये भी वंशानुक्रम का सिद्धांत है, जिसमें विकासवाद के सिद्धांत में लामार्क और डार्विन प्रमुख रूप से थे। ये वंशानुक्रम के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। इसकी हम अब आगे इसकी
विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है हमारा जीव सांख्यिकी सिद्धांत। वंशानुक्रम का पहला सिद्धांत है जीव सांख्यिकी सिद्धांत। जीव सांख्यिकी सिद्धांत, ठीक। जीव सांख्यिकी सिद्धांत ये वंशानुक्रम का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के देने वाले गाल्टन थे। गाल्टन महोदय का सिद्धांत है ये जीव सांख्यिकी के सिद्धांत। गाल्टन महोदय का मानना है कि कहते हैं, गाल्टन महोदय कहते हैं कि उन्होंने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो संक्रमण होने वाले गुणों का सांख्यिकी अध्ययन किया। गाल्टन महोदय ने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संक्रमण होने वाले गुणों का सांख्यिकीय अध्ययन किया और उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जो बालक में वंशानुक्रम की जो विरासत होती है वो केवल एक पीढ़ी से नहीं होती है, वो कई पीढ़ियों से, उसके पूर्वजों से उनको ये गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। उनको अगर हम बेहतर ढंग से समझना चाहें कि किस तरह से बालक को वंशानुक्रम के जो गुण प्राप्त होते हैं वो अपने दादा दादी, परदादा परदादी और उनके आगे के पीढ़ी से भी प्राप्त होते हैं, माता पिता से ही केवल नहीं प्राप्त होते हैं। इसको हम अगर समझना चाहें तो आप ये जीवधारी है, इस पर आप किसी को भी कर सकते हैं, अपने आप को भी इस पर रख सकते हैं। और इस जीवधारी की अगर हम बात करें तो हम ही हैं, उदाहरण के लिए हम ही हैं, इस जीवधारी की जगह पर हम हैं। और तो हम कैसे बने हैं? माता, पिता, ठीक। हमारे अंदर 1/2 भाग माता का है और 1/2 भाग पिता का है। 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं, 1/2 भाग इसमें माता का है और 1/2 भाग हमारे अंदर पिता का है। तो यही चीज़ गाल्टन समझाना चाहते थे कि केवल माता पिता का नहीं है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक निश्चित अनुपात में संक्रमित होता रहता है, यह संक्रमण होता रहता है। फिर अगर बात की जाए तो माता के अंदर, हमारे अंदर बात कर लीजिए तो नाना नानी का है, नाना नानी से ही माता को मिला, ठीक। तो 1/4 भाग नाना का, 1/4 भाग नानी का। फिर दादा दादी 1/4 भाग दादा का और 1/4 भाग दादी का, ठीक। फिर अगर बात करें दादा दादी से तो यहाँ पर हमारे अंदर 1/8 भाग परनाना और 1/8 भाग परनानी, ठीक। और यहाँ भी नानी के पीढ़ी की तरफ, यहाँ नाना की पीढ़ी की तरफ, नानी के पीढ़ी की तरफ परनाना और परनानी 1/8, 1/8, ऐसे ही परदादा 1/8, परदादी 1/8, परदादा 1/8, परदादी 1/8। ये इस तरह से हम हमारी माता की कई पीढ़ियों तक और हमारे पिता की कई पीढ़ियों तक वो जो गुण होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में हस्तांतरित होकर हमारे अंदर आए हैं। ऐसे ही 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, इस तरह से एक निश्चित अनुपात में
संक्रमित होता रहता है, ऐसा गाल्टन का मानना है। गाल्टन का मानना है कि हमारे अंदर जो गुण हैं वो केवल किसी एक पीढ़ी के नहीं या हमारे माता पिता की ही नहीं है, हमारे पूर्वजों के गुण भी हमारे अंदर हैं जो एक निश्चित अनुपात में आकर हमारे अंदर पहुँचे हैं। बच्चा किसी न किसी के गुण से प्रभावित हो सकता है। हम ऐसे अगर कहना चाहें, एक उदाहरण के लिए समझना चाहें, कई बार हम देखते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले घर के सदस्य देखते हैं, कहते हैं किसको पड़ा हुआ है, माँ को पड़ा है, पिताजी को पड़ा है, या अपने पिताजी के घर वालों को में किसी को पड़ा है, या अपनी माँ के घर वालों में से मतलब ननिहाल में किसी को पड़ा हुआ है। तो ये देखा जाता है, यही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक निश्चित अनुपात में ये गुणसूत्र जो होते हैं वो संक्रमित होकर हमारे अंदर आते हैं। कई बार ऐसा भी लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि मतलब ये ऐसा भी देखा गया है कि माता पिता गोरे हैं, संतानें काली हो गई, या माता पिता काले हैं, संतानें गोरी हो गई, माता पिता बुद्धिमान हैं, संतानें मंद बुद्धि हो गई, या माता पिता मंद बुद्धि के हैं, संतानें बुद्धिमान हो गई। तो इसके पीछे का रीज़न एक भी होता है कि कई पीढ़ी होती है दोनों तरफ, किसी न किसी कारण से वो प्रभावी होकर बच्चे में दिखाई पड़ जाता है। हम इतना जाएं तो कहीं ना कहीं कोई उस तरह से मिल जाएगा। इतना अगर गहराई के साथ अध्ययन करें तो ऐसा गाल्टन का मानना था कि अब इसको अगर हम शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि बालक को वंशानुक्रम की विरासत में मिलने वाले गुण, बालक को वंशानुक्रम की विरासत में मिलने वाले गुण केवल माता पिता से ही नहीं प्राप्त होते हैं, अपितु वह अपने ये गुण अपने दादा दादी, परदादा परदादी और उनके अपने पूर्वजों से भी प्राप्त करता है। एक निश्चित अनुपात में हस्तांतरित होकर बालक तक पहुंचते हैं। ये जीव सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन का था। फिर अगला सिद्धांत की बात की जाती है तो इस तरह से जीव सांख्यिकी का सिद्धांत है। हम कह सकते हैं कि ये हम हैं, आप अपने आप को रख लीजिए, ये आपके माता हैं, ये आपके पिता हैं। फिर माता पिता में दादा दादी का अंश पहुंचा, दादा दादी में परदादा परदादी का, और दादी के परदादा परदादी का दादी के में पहुंचा, और परदादा परदादी का दादा में पहुंचा। ऐसे ही माता में नाना नानी का पहुंचा, और नाना में उनके पिताजी का यानी कि हमारे परनाना और परनानी का पहुंचा, और नानी में उनके पिताजी का यानी कि हमारे परनाना और परनानी का परनानी का पहुंचा। एक निश्चित अनुपात 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 इस तरह से एक निश्चित अनुपात में संक्रमित होता रहता है, ऐसा गाल्टन का मानना है। तो गाल्टन के सिद्धांत का क्या नाम है? जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। ठीक, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किसका था, तो जीव सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन का था। या पूछा जाता है कि जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वंशानुक्रम से या वातावरण से, तो ये वंशानुक्रम से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। दूसरे सिद्धांत की बात करें तो दूसरा सिद्धांत है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत जो था वो मनोवैज्ञानिक थे बीजमैन महोदय का सिद्धांत था। बीजमैन महोदय कहते थे कि उन्होंने स्पष्ट किया स्त्री और पुरुषों के पितृकों से बीजमैन का मानना था, बीजमैन महोदय कहते हैं कि स्त्री और पुरुषों के पितृकों से जाइगोट का निर्माण होता है। स्त्री और पुरुषों के पितृकों से जाइगोट का निर्माण होता है। स्त्री और पुरुषों के पितृकों से जाइगोट का निर्माण होता है। स्त्री और पुरुषों के पितृकों यानी जीन्स से जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट
में दो प्रकार के कोष होते हैं। जाइगोट में जो स्त्री और पुरुषों के पित्रैकों से यानी जीन्स से जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट दो प्रकार के होते हैं, बॉडी सेल्स और जर्म सेल्स यानी शरीर कोष और जीव कोष। जाइगोट दो प्रकार के होते हैं, शरीर कोष और जीव कोष। शरीर कोष जिसको बॉडी सेल कहते हैं, बॉडी सेल्स, और जीव कोष जिसको जर्म सेल्स कहते हैं। तो शरीर कोष और जीव कोष दो प्रकार के सेल्स का, दो प्रकार के कोष का निर्माण होता है जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो क्या कहते हैं बीजमैन महोदय? बीजमैन महोदय कहते हैं कि स्त्री और पुरुषों के जाइगोट से यानी पित्रैक से, स्त्री और पुरुषों के पित्रैक से जाइगोट्स का निर्माण होता है और जाइगोट से दो प्रकार के कोष का निर्माण होता है, दो प्रकार के सेल्स यानी बनते हैं। कौन से सेल्स? बॉडी सेल्स यानी शरीर कोष और जर्म सेल्स यानी जीव कोष। ये दो प्रकार के कोष बनते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। ये जो सेल्स होते हैं बॉडी सेल्स और जर्म सेल्स से कभी नष्ट नहीं होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। जैसे हमारे परदादा से दादा को मिला, दादा से पिताजी को मिला, पिताजी से हमको मिला, हमसे हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। इस तरह ये बताते हैं कि ये सेल्स कभी नष्ट नहीं होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। ठीक, ये बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत है बीजमैन का। तीसरा सिद्धांत जो है इसका वो है विकास मेंडल का सिद्धांत। मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत। मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत है। मेंडल कहते हैं कि उन्होंने खुद प्रयोग किया अपने बगीचे में, और बगीचे में छोटी तथा बड़ी मटर बराबर संख्या में बोया। देखा जो मटर पैदा हुई वो वर्णशंकर मटर थी। जो मटर पैदा हुई, कुछ छोटी मटर लिया एक निश्चित अनुपात में, कुछ बड़ी मटर लिया, और उससे जो भी बगीचे में अपने बोया जो मटर पैदा हुई वर्णशंकर थी यानी हाइब्रिड मटर पैदा हुई। फिर उसमें देखा ये गया कि इसका अर्थ था कि जो छोटेपन के गुण थे वो सुप्त हो गए और बड़ेपन के गुण जो थे वो दिखाई पड़े, इसलिए वो हाइब्रिड मटर पैदा हुई। पुनः उन्होंने वर्णशंकर मटरों को बोया तो उससे क्या हुआ कि कुछ मटर छोटी पैदा हुई, कुछ बड़ी पैदा हुई। फिर पुनः मटरों को बोने पर वर्णशंकर मटर की संख्या कम होती चली गई और शुद्ध मटर जो थी, शुद्ध बड़ी मटर और शुद्ध छोटी मटर उनकी संख्या बढ़ गई। तो इससे निष्कर्ष ये निकला, उन्होंने कहा कि जो प्रकृति होती है वो उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाती है जो मूल होती है। जो प्रकृति होती है वो मूल चीज़ें होती हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाती है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि 50% बड़ी मटर प्लस 50% छोटी मटर मिलाकर अपने बगीचे में बो दिया। जो उससे मटर पैदा हुई वो 100% जो मटर पैदा हुई वो वर्णशंकर यानी कि हाइब्रिड मटर पैदा हुई। फिर जो 100% हाइब्रिड मटर थी उसको बो दिया इन्होंने, तो उसका परिणाम क्या निकला कि 25% शुद्ध छोटी मटर, 25% शुद्ध बड़ी मटर और 50% वर्णशंकर यानी कि हाइब्रिड मटर तैयार हुई। फिर जो 50% वर्णशंकर मटर थी उसको फिर उन्होंने बो दिया। फिर उसका परिणाम क्या निकला कि प्योर 50% बड़ी मटर और प्योर 50% छोटी मटर। इससे क्या हुआ, परिणाम क्या निकला कि
जो वर्ण संकर था वो धीरे धीरे करके लुप्त हो गया। पुनः स्वरूप जो था, मूल स्वरूप था जो बड़ी और छोटी मटरों का, वो मूल स्वरूप में फिर से वापस चली गई। ऐसा एक प्रयोग था जिसका संक्षिप्त परिचय करा रहे हैं मेंडल का। फिर अगला सिद्धांत है विकासवाद का सिद्धांत। जिसकी हमने चर्चा की है। विकासवाद का सिद्धांत जो है वो लामार्क और मेंडल से संबंधित है, तो इसको हम सुन लीजिए, इसको नोट भी कर सकते हो। लामार्क कहते हैं कि प्राणी के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर, प्राणी के अंदर कुछ आंतरिक उत्तेजना होती है। प्रत्येक जीव या प्राणी के अंदर कुछ आंतरिक उत्तेजना होती है जो उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं। कुछ आंतरिक उत्तेजना होती है जो उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं। ऐसा करने में वह अपनी स्वाभाविक, प्राणी कोई भी हो, वह अपनी स्वाभाविक आदतों में पर्यावरण के अनुकूल स्वाभाविक आदतों में परिवर्तन कर लेता है, यानी पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। और इस ढालने की प्रक्रिया में उसके अंगों में कुछ परिवर्तन आ जाता है, वो अपनी शारीरिक संरचना में कुछ बदलाव ले आता है, और जो वो बदलाव होता है वो अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता है। तो कई पीढ़ियों तक एक बदलाव जब हस्तांतरित होता रहता है तो एक नई पीढ़ी का जन्म होता है, एक नई पीढ़ी का जन्म होता है जिससे वो अपना अस्तित्व बचा के रख पाते हैं। इसको सिंपली शब्दों में समझना चाहें कि जैसे हमको भूख लगी, भूख हमारी आंतरिक उत्तेजना है, और भूख लगी जब आंतरिक उत्तेजना होती है, जो हमारी भोजन की आवश्यकता हुई, भोजन मिल गया, उससे हमारी संतुष्टि मिल गई। तो ये कहते हैं कि जब प्राणी की कुछ आंतरिक उत्तेजना होती है जिससे उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, और इस आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपनी स्वाभाविक आदतों को पर्यावरण के अनुसार ढाल लेता है और अपनी शारीरिक संरचना में बदलाव ले आता है, और ये बदलाव अपने आने वाली पीढ़ियों तक हस्तांतरित कर देता है, जिससे कई पीढ़ी बाद एक नई नस्ल तैयार हो जाती है। जैसे हम कोई है, हमारे दादाजी ने जैसे अपना जीवन यापन किया, हमारे पिताजी को सिखाया, पिताजी ने बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढाला और वो अपने बच्चों पर पहुंचा दिया। ऐसे ही लामार्क का कहना है कि जब परिस्थितियां आंतरिक उत्तेजना होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीव प्रयास करता है, उस प्रयास के परिणाम स्वरूप अपने वातावरण में अपने अनुसार ढाल लेता है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, और इस वातावरण के अनुसार ढालने की प्रक्रिया में उसके शारीरिक संरचना में अपने परिवर्तन कर लेता है, और वह परिवर्तन अपने आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा देता है, जिससे एक नई नस्ल की संरचना होती है। आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं जिराफ की बात। उदाहरण में लामार्क ने कहा कि जिराफ इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं कि जब बदली हुई परिस्थितियों में जिराफ को आंतरिक उत्तेजना यानी भूख लगी, तो जो ज़मीन के नीचे वनस्पतियाँ थी वो नष्ट हो गई, तो अपने जीवन को बचाने के लिए वो गर्दन ऊंची करके टहनियों को पकड़ कर अपने पैरों को खींचकर आगे के पैरों को उठाकर टहनियों को पकड़ कर खाने लगे, जिससे ये गुण उन्होंने इसी गुण को अपने आगे पीढ़ी में पहुंचा दिया, और कई पीढ़ियों बाद जो जिराफ पहले घोड़ों की ही तरह होते थे, वो जिराफ एक नई नस्ल के रूप में पैदा हुए। ठीक, तो इस तरह से। और इसका अपोजिट है कि ये भी लामार्क कहते हैं कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार जो जीव अपने आप को बदल लेता है उसी का अस्तित्व रह जाता है। अगर बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाता है, अपने आप को बदल नहीं पाता है, तो उसका अस्तित्व मिट जाता है। एक तरफ इसका उदाहरण जिराफ था, तो दूसरी तरफ डायनासोर थे। डायनासोर जो मानव की उत्पत्ति से बहुत साल पहले अस्तित्व में थे, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाए, तो उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। ये विकासवाद का ये बात लामार्क कहते हैं। इसी बात को डार्विन कहते हैं। डार्विन कहते हैं कि
वही प्राणी जीवित रह सकते हैं संसार में जो पर्यावरण के साथ संघर्ष करने में सक्षम हैं। वही प्राणी जीवित रह सकते हैं जिनमें पर्यावरण के साथ संघर्ष करने की क्षमता होती है। और प्राणी अपने जीवन रक्षा के लिए अर्जित जिस तरह से वो अपने जीवन का रक्षा करता है और गुण अर्जित करता है, वो गुण अपने आगे की पीढ़ियों में हस्तांतरित कर देता है। डार्विन ने ही कहा था सर्वाइवल इज़ द फिटेस्ट। सर्वाइवल इज़ द फिटेस्ट। जो सर्वाइव करता है, जो संघर्ष करता है, उसी का अस्तित्व है। अगर संघर्ष नहीं करना है तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव दिन रात संघर्ष करता है। तो ये डार्विन का मानना था। ठीक, ये विकासवाद का सिद्धांत था। फिर हम वंशानुक्रम के नियम पढ़ेंगे। वंशानुक्रम के नियम, वंशानुक्रम के नियम मुख्यतः 3 नियम हैं। पहला है समानता का नियम, दूसरा है विभिन्नता का नियम, विभिन्नता का नियम, और तीसरा है प्रत्यागमन का नियम। सारे टॉपिक बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण हैं उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं। पहला है समानता का नियम। लाइक बिगेट्स लाइक। समान समान को जन्म देता है, ऐसा मानना है। लाइक बिगेट्स लाइक, समान समान को जन्म देता है। यह नियम ये बताता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतानें होती हैं। बुद्धिमान माता पिता की संतानें बुद्धिमान होती हैं और मंदबुद्धि माता पिता की संतानें मंदबुद्धि होती है। गोरे माता पिता की संतानें गोरी और काले माता पिता की संतानें काली होती हैं। ऐसा इनका इस नियम का मानना है। ठीक, जैसे माता पिता वैसी संतानें। बच्चे रंग रूप कद भार एवं बुद्धि अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, ऐसा इस नियम का मानना है। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं जो माता पिता से अलग होते हैं, जो माता पिता के गुण नहीं लेते हैं, लेकिन अपवाद ही होते हैं। बाकी समान समान को ही जन्म देता है। ठीक, लाइक बिगेट्स लाइक। दूसरा है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम यह कहता है कि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा माता पिता की संतानें भी चेहरे से एक हो सकती हैं, लेकिन उनके व्यवहार में मानसिक और संवेगात्मक रूप से बाकी बहुत सारा अंतर उनके अंदर होता है। भिन्नता होती है क्योंकि जो रंग रूप कद बुद्धि ये सब निर्धारित करने वाले पितृक होते हैं, जीन्स होते हैं, उनका संयोग सदैव एक समान नहीं होता है। और संयोग सदैव एक समान नहीं होने के कारण उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता होती है, कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनमें होती है। ये विभिन्नता का नियम है। फिर प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम ये कहता है कि बच्चे अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुण ही प्राप्त करते हैं। जैसे जो विशिष्ट गुण हैं, जैसे कोई अच्छा गायक है, कोई अच्छा खिलाड़ी है या कोई अच्छा एक्टर है, ये विशिष्ट गुण हो गए। तो ये नियम बताता है कि बच्चे अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुण ही प्राप्त करते हैं। विशिष्ट गुण अर्जित किए जाते हैं या विशिष्ट गुण जन्मजात होते हैं। वो हर व्यक्ति में होते हैं, अलग होते हैं, वो कहीं से मिल नहीं सकते हैं। माता पिता के गुण ये नहीं हो सकता है कि जिसका पिता बहुत बड़ा गायक हो उसका बेटा भी गायक हो जाए, या जिसका पिता खिलाड़ी हो उसका बेटा भी खिलाड़ी हो जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो माता पिता के सामान्य गुण ही ग्रहण करता है, विशिष्ट गुणों को ग्रहण नहीं कर पाता है। इसके पीछे और सामान्य गुण लगभग सभी स्त्री पुरुषों में सामान्य रूप से ही होते हैं। इसके पीछे जो वंशानुक्रम की प्रवृत्ति होती है वो सामान्य अर्थात औसत की ओर होती है। वंशानुक्रम की प्रवृत्ति जो होती है औसत की ओर होती है। अगर ये क्वेश्चन आता है कभी कि वंशानुक्रम की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो वंशानुक्रम की प्रवृत्ति जो होती है वो औसत की ओर होती है। ठीक, इसके साथ साथ
इस प्रत्यागमन के दो कारण होते हैं। एक कारण यह होता है कि माता पिता के पितृकों में से, यानी कि माता पिता के जीन्स होते हैं जो, उनमें किसी एक का जीन्स ताकतवर होता है और दूसरे का कमज़ोर हो जाता है। ठीक, एक ये होता है, और दूसरा ये होता है कि माता पिता के जीन्स को ना लेकर बच्चा अपने पूर्वज के किसी जीन्स को ग्रहण कर लेता है, प्राप्त हो जाता है, पूर्वज के गुण उसमें दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए वो समान नहीं। तो प्रत्यागमन का नियम यही है। प्रत्यागमन दो तरीके से होते हैं, एक माता पिता के जो जीन्स हैं, जो पितरैक हैं, उनमें से किसी का एक ताकतवर हो जाता है और दूसरा कमज़ोर हो जाता है, और दूसरी कि माता पिता के गुणों पितरैकों को ना असर करके पूर्वजों के पितरैकों का असर कर जाना, ये प्रत्यागमन का कारण होता है। तो ये वंशानुक्रम के नियम थे। अब हम एक संक्षिप्त सा परिचय आगे लेंगे वंशानुक्रम के जो अध्ययन हुए, जो प्रयोग हुए। इसमें फ्रांसिस गाल्टन का एक अध्ययन था, फ्रांसिस गाल्टन का अध्ययन ये वंशानुक्रम से संबंधित था। इन्होंने बिनसिप नाम के इंग्लैंड के ये फ्रांसिस गाल्टन ने जो अध्ययन किया था वो 977 प्रतिभाशाली और 977 प्रतिभाशाली और 977 सामान्य व्यक्तियों और उनसे जुड़े हुए लोगों का अध्ययन किया था। और अध्ययन में ये पाया कि जो 977 प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उनसे जुड़े लोग, उनके घर के, उनके परिवार के, उनके नात रिश्तेदार भी प्रतिभाशाली ही थे, और जो सामान्य थे उनसे जुड़े हुए लोग सामान्य थे। तो इन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं वंशानुक्रम का असर ज़्यादा होता है। दूसरा बिनसिप का अध्ययन था, डॉक्टर बिनसिप का अध्ययन। दूसरा अध्ययन डॉक्टर बिनसिप का था। बिनसिप ने जो इंग्लैंड के प्रतिष्ठित रिचर्ड एडवर्ड परिवार का अध्ययन किया। डॉक्टर बिनसिप ने इंग्लैंड के प्रतिष्ठित रिचर्ड एडवर्ड परिवार का अध्ययन किया और ये पाया कि रिचर्ड एडवर्ड ने 2 विवाह किए थे। जो पहली पत्नी थी उनकी प्रखर बुद्धि की थी, बुद्धिमान थी, और दूसरी पत्नी जो थी वो सामान्य बुद्धि की थी। तो ये देखा गया है कि जो पहली पत्नी थी, जो प्रखर बुद्धि की पत्नी थी, उससे जो संतानें उत्पन्न हुई वो सारी संतानें प्रखर बुद्धि की ही थी, और जो सामान्य बुद्धि की पत्नी थी उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई वो सामान्य थी। तो इस निष्कर्ष ये निकाला कहीं ना कहीं वंशानुक्रम का असर अधिक होता है, जबकि उनका इन्वायरमेंट दोनों का एक ही था। तीसरा अध्ययन किया गया था गोडार्ड का। गोडार्ड महोदय जो थे, उन्होंने कालीकाक नाम के एक सैनिक के परिवार का, एक कालीकाक नाम के एक सैनिक के वंश का अध्ययन किया था। ये एक सैनिक जो था, ये युद्ध के दौरान कालीकाक जो था, इसके वंश का अध्ययन कर रहे थे गोडार्ड महोदय। कालीकाक नाम का जो सैनिक था, युद्ध के दौरान जब युद्ध कर रहा था वहाँ कि एक मंदबुद्धि महिला से उसका शारीरिक संबंध स्थापित होता है, एक वंश उससे चलता है, और युद्ध के बाद वो अपने घर आता है। एक योग्य बुद्धिमान महिला के साथ उसका विवाह होता है, उससे एक वंश चलता है। दोनों वंशों का अध्ययन कर रहे थे। तो दोनों वंशों में ये पाया गया है कि जो अवैध शारीरिक संबंध बनाया गया था, उससे जो वंश थे उसमें बहुत सारे हत्यारे, पागल, हत्या करने वाले, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, अनेक प्रकार के व्यसन से युक्त लोग थे उस वंश में। और जो घर आकर उसने विवाह किया, उससे जो वंश चला उसमें अधिकतर लोग, जैसे उसकी माता थी बुद्धिमान थी, प्रखर बुद्धि की थी, ऐसे उससे
चली हुई संतानें भी, उससे चला हुआ वंश भी उसी तरह का थे। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि वंशानुक्रम का असर ज़्यादा होता है। इसके अलावा डगडेल महोदय का अध्ययन था। डगडेल ने ज्यूग नामक एक दुराचारी व्यक्ति और उसके पत्नी जो उससे भी बढ़कर दुराचारी थी, उसके वंश का अध्ययन किया। ये भी निष्कर्ष में यही निकला कि उससे जो जैसे वो दोनों लोग थे पति पत्नी, वैसे ही उनका पूरा वंश निकल गया। ठीक। फ्रांसिस गाल्टन ने जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया था। फ्रांसिस गाल्टन का अध्ययन जो था वो जुड़वा बच्चों पर भी था। गाल्टन ने कई जोड़ी जुड़वा बच्चों को लेकर अलग अलग इन्वायरमेंट में रखा। तो उसका अध्ययन किया गया। जुड़वा बच्चों पर इन्होंने अध्ययन जो किया कि जुड़वा बच्चों का स्वास्थ्य रंग रूप एक सा होता है और उनकी बुद्धि भी समान होती है। वो उन्होंने अध्ययन किया, जो गाल्टन ने अध्ययन किया वो बताया कि हाँ, जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो लगभग एक ही जैसे होते हैं। अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने इस बात को कहा था कि सब दोनों जुड़वा बच्चों का रंग रूप, उनका बुद्धि, उनका कार्य करने का तरीका सब लगभग एक होता है। तो ये वंशानुक्रम से संबंधित कुछ अध्ययन थे। ये हमारा टॉपिक था, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम और पर्यावरण। तो इसके अंतर्गत हमने वंशानुक्रम का अध्ययन किया कि वंशानुक्रम क्या है और वंशानुक्रम किस तरह से प्रभावित करता है, वंशानुक्रम से इसकी अर्थ परिभाषा और इसके सिद्धांत प्रमुख रूप से क्या है, वंशानुक्रम के नियम क्या हैं, इसका अध्ययन हमने किया। अब आगे की वीडियो में हम पर्यावरण पर अध्ययन करेंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किस तरह से प्रभावित करता है बालक का विकास। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, धन्यवाद।